नमस्कार फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बातें करूंगा ऐसे 5 पॉइंट्स की जो सिलेक्शन लेने में काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ बात करेंगे कि मैंने डीएसएसबी जॉब को कैसे हासिल किया। ठीक है, आई होप मेरा ये वीडियो आप पूरा देखेंगे ताकि मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो सच में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी, जिन्हें आप अपनी लाइफ में अगर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जाम का जो आप सिलेबस है उसे बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ बने रहें। तो बात करते हैं फ्रेंड्स मेरे सिलेक्शन की। तो देखिए, मैं बेसिकली हमेशा दिल्ली पुलिस के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। मुझे दिल्ली पुलिस एज ए कांस्टेबल जो वैकेंसीज निकली थी 2014 में 2016 में, मैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहा था फ्रेंड्स। लेकिन कभी कभी आपने एक बात को सुना है कि भगवान आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, भगवान हमेशा आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा रहता है। तो यही बात एक फ्रेंड्स थी मेरे साथ जो हुई है, और काफी बिलीव करता हूं मैं भगवान पे। क्योंकि हमेशा आप एक बात याद रख लेना, कभी कभी हम ये सोच के तो काफी निराश हो जाते हैं कि इस एग्जाम में तो मैंने इतनी मेहनत की थी भगवान, और फिर भी मैं फेल हो गया। तो आप देखो, कभी मायूस नहीं हो। आप फेल हुए थे क्योंकि शायद आपको कहीं अच्छी जगह और जाना है, शायद आपको दूसरी ऐसी जॉब मिलनी है जो आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। तो प्लीज कभी भी भगवान पे डाउट ना करें। आप अगर मेहनत की है तो मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि भगवान आपकी मेहनत को कभी भी जाया नहीं होने देंगे। अगर आपने 1% भी अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी तो भगवान आपको उसका 110% देंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और बात करते हैं मेरे सिलेक्शन की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दिल्ली पुलिस के लिए जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एग्जाम के लिए बहुत अच्छा एग्जाम दिया था। मेरा स्टार्टिंग में मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मेरी इतनी अच्छी स्टडी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ था और मैं फेल हो गया था। लेकिन उस दिन जब मैं फेल हो गया, तो हमेशा फेलियर हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है फ्रेंड्स। तो मुझे भी उसने बहुत कुछ सिखाया, और तब से एक अंदर वो जो चीज रही कि हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर होगा तो मुझे उसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना है। क्योंकि वो फेलियर जो थी वो मेरे दिमाग में तब तक स्ट्राइक कर रही थी जब तक कि मैं दोबारा एग्जाम क्रैक नहीं कर दूं। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की, और फिर ऐसे रहा कि 1.5 साल बाद मुझे 2014 में फिर से मौका मिला दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल एग्जाम देने का। मैंने 2 ही बारी अपनी लाइफ में एज ए कांस्टेबल का जो पेपर है दिल्ली पुलिस का वो भरा है। उसके बाद मैंने पेपर नहीं भरा, क्योंकि आप पहले जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो एज थी वो 18 से 21 साल तक की थी। वो तो अब जाके होगी है 25 साल, लेकिन उस टाइम पे 21 साल तक ही फॉर्म फिल कर सकते थे। तो मेरी 12th जो थी वो 2010 में हुई थी। तो मैंने 2 बारी वो फॉर्म फिल किया, उसके बाद मुझे चांसेस नहीं मिला। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो सेकंड टाइम जब पेपर हुआ था तो मेरा पेपर इतना अच्छा था फ्रेंड कि 80% अबव मार्क्स है मेरे। तो मुझे लग रहा था कि पेपर बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा, लेकिन वो पेपर कैंसिल हो गया था। सेकंड टाइम मैंने फिर से उसके लिए पेपर जब दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया तो फ्रेंड्स तब मेरे 75 अबव मार्क्स थे। और जब थर्ड टाइम, वो भी सेकंड टाइम भी कैंसिल हो गया था, लेकिन जब थर्ड टाइम उसको फिर से थर्ड टाइम ऑर्गेनाइज किया गया तो देखिए भगवान की ऐसी किस्मत थी, मैं उस पेपर को नहीं दे पाया था। जो कि कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं वो पेपर नहीं क्रैक कर पाया। सॉरी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, पेपर में दे के आया। हाँ, जो जब थर्ड टाइम ऑर्गेनाइज हुआ तो उस पेपर को दे के आया फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले 2 महीने मेरा बेड रेस्ट रहा था, जिसकी वजह से मैं स्टडी ठीक से नहीं कर पाया था। तो मेरा एग्जाम वो क्रैक नहीं हुआ। तो मैं अपनी लाइफ में 2 बार ही कांस्टेबल देख पाया हूँ फ्रेंड्स। अब बात करते हैं डीएसएसबी सिलेक्शन की। लेकिन मैंने आपको बताया ना, अगर आपने मेहनत दिल से की है तो कभी भगवान आपकी मेहनत को खराब नहीं होने देते हैं। तो जब मैं 2014 में इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसी टाइम पे ये डीएसएसबी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2014 में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इसके लिए प्रिपरेशन भी नहीं की थी। मैं प्रिपरेशन तो किसी और चीज के लिए कर रहा था, लेकिन ओवरऑल इसका सिलेबस और उसका सिलेबस सेम सेम सा था। तो मेरे फ्रेंड्स इसमें 135 प्लस मार्क्स आए थे और मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया। आप देखिए, तो मैं इसलिए मानता हूं कि भगवान आपकी मेहनत को कभी जाया नहीं होने देता है। आप सोचते कुछ है आपकी लाइफ में और होता कुछ है, तो इसका मतलब ये सोचिए कि वो भगवान की ही मर्जी थी। ठीक है, तो आज ऐसे 5 वैल्यूबल पॉइंट्स करते हैं फ्रेंड्स जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो देखना आपका सिलेबस मैं बताता हूं बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर पाएंगे आप, और अपना एग्जाम जरूर क्रैक कर पाएंगे। तो बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट देखो दोस्तों, ये होता है जब मैं बात करते हैं डीएसएसबी वार्डर के एग्जाम की, तो इसमें आपको 200 नंबर का पेपर आता है। लेकिन 200 नंबर हम अरेंज कैसे करने हैं वो देखिए आप। जीके देखो दोस्तों, कभी भी जीके हम चाहे कितनी पढ़ लेते हैं, जीके कभी भी कम नहीं पड़ती है। यानी कि जितना ही हम जीके को पढ़ते रहेंगे फ्रेंड्स, उतनी वो कम होती रहेगी। चाहे आप कितनी बुक्स पढ़ ले, जीके हमेशा आपको कम ही लगेगी।
लेकिन देखिए मैं आपको इसका एक फैक्टर अगर ये बताता हूं, जीके हमें पढ़नी जरूर है, जीके हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें मेन बुक करनी है जो मैंने मेन बुक आपको सजेस्ट की है। एक तो स्पीडी करनी है रेलवे की, जिसमें 1 लाइन क्वेश्चन रहते हैं, वो करनी है, और लूसेंट करनी है वो ऑब्जेक्टिव, ये 2 बुक करनी है। इसके अलावा बाकी आपको टाइम ज्यादा है या फिर आपकी पहले से दूसरे सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, तो आप जीके को जितना टाइम दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगा, देखिए अगर 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 2 सब्जेक्ट खासकर रीजनिंग और मैथ, जो कि हम 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स उसमें कैरी कर सकते हैं, तो देखिए जीके को अगर हम थोड़ा कम भी पढ़ लेते हैं, यानी कि अगर हमने 2 बुक रेडी कर ली है बहुत अच्छे से, तो उसके बाद उसको थोड़ा कम भी कर देते हैं, और जो हमारे मैथ और रीजनिंग है इनमें हम ज्यादा टाइम अपना देना चालू कर देते हैं, तो फ्रेंड्स एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है आपकी लाइफ में कि आप उसमें 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। तो अगर सोचिए कि आपने 200 नंबर में से 75 अबव नंबर अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट में ही कैरी कर लेते हैं, तो आपका पेपर तो पूरा पूरा निकल ही गया है। क्योंकि फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि इसकी कट ऑफ 125 टू 30 तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूं, तो फिर तो आपको 50 नंबर और चाहिए, और 50 नंबर तो आप देखो जिसमें हिंदी भी आएगी, ठीक है, और आपकी इंग्लिश भी आएगी। तो हिंदी में तो आप देखो सिंपली हिंदी आती है, इसकी हिंदी की अगर आती है तो हिंदी में 25-30 मार्क्स तो आराम से ही कैरी कर सकते हैं हम, तो पेपर तो बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि फ्रेंड्स जीके करें, लेकिन स्मार्ट वर्क करें जीके के साथ साथ। जीके को ऐसे नहीं लेके भाई ये भी बुक पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, सारी पढ़ ली, जिसने जो बताई वही पढ़ ली और समझ में कुछ आया नहीं। स्पीडी बुक करें, 1 लाइन क्वेश्चन है, सारे तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वही उसमें है, और उनके अलावा क्वेश्चनों के अलावा नहीं आता है, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा लूसेंट ऑब्जेक्टिव मैंने बताई, लूसेंट थ्योरी वाली बताई। तो जीके को थोड़ा कम प्रायोरिटी दे, बाकी दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, मैथ और रीजनिंग, उनमें अपना वेल एंड गुड मार्क्स आप लेके चले। हमेशा ये अपने माइंड में सेट करें कि जीके को कम प्रायोरिटी देके हम मैथ और रीजनिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ताकि हमें 75 अबव नंबर मिल जाए उसमें से, तो आपका पेपर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में बात करेंगे हम रीजनिंग के बारे में। देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आप देखते भी होंगे कि अगर हम उसको, टॉपिक तो हम एक ही बारे में सीख जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कोई बड़ा चीज नहीं होती, लेकिन मार्क्स किस लिए करते हैं हमारे, या ज्यादा टाइम क्यों, क्योंकि हम प्रैक्टिस कम कर देते हैं, ये होता है सारा चीज। अगर लेकिन हम उसमें रीजनिंग का अगर देखेंगे, हम अगर डेली रूटीन में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट तो हर चीज ही समझ में आ रही है, टॉपिक तो आपको हर चीज क्लियर हो तो होती जाती है। एक ही बारे में रीजनिंग का कोई टॉपिक ऐसा नहीं जो आप नहीं समझ पाते, एक क्लास में आप सारा टॉपिक अपना क्लियर कर लेंगे। लेकिन उसको रूटीन में लाना मीन्स, अगर आप उसको डेली रूटीन में नहीं लेके आ रहे हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि तो रीजनिंग तो मेरी बहुत अच्छी है, एग्जाम टाइम पे मैं कर लूंगा, लेकिन नहीं, वो आपको नहीं करना है। आप कम से कम डेली 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग के करिए, और वो 50 क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, 5-5-5-5 कुछ इस तरीके से कि आपके हर टॉपिक कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक पकड़ा उसके 50 क्वेश्चन कर दिया, ऐसे नहीं। अगर आपने अपने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे 5 क्वेश्चन इच टॉपिक वो करने हैं आपको, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन आपको लेके ही चलने हैं, जो अलग अलग टॉपिक से होंगे, जिससे कि आपकी पकड़ एग्जाम तक बनी रहेगी। तो कोई भी ऐसा एक डर नहीं रहेगा आपको एग्जाम के कि आपने रीजनिंग पे पकड़ नहीं बना रखी, तो रीजनिंग को भी अपना लेके चले साथ में। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ की। तो देखिए मैथ सबसे बड़ा डर होता है किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर, मैथ का सबसे बड़ा डर होता है कि सर मैथ में तो मार्क्स बनते ही नहीं है। देखिए पहले तो आपको मैथ का ऐसा है कि पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए, कभी भी आप एडवांस बुक को नहीं लें, बेस क्लियर करें। जो आपका बेस क्लियर हो जाता है, तो ये समझ लीजिए अगर किसी मकान की नींव मजबूत हो जाती है तो मकान मजबूत ही बनेगा। तो प्लीज अपना बेस क्लियर करके चलिए, अपनी बेसिक बुक जो है उनसे स्टडी कीजिए। आप देखते होंगे आपका फ्रेंड्स है, उसका मैथ अच्छा है, वो एडवांस बुक कर रहा है, तो आप उसे देख के एडवांस बुक, अपने एडवांस बुक को, उस एडवांस बुक को प्रायोरिटी नहीं दे। आपको क्या करना है, आपको अपनी बेसिक बुक लेनी। बेसिक बुक मैंने आपको बताई है, वो आपको बुक यूज करनी है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज लास्ट वीडियो को जाके देखें। तो बेसिक बुक, अपना बेस तैयार करना है हमें सबसे पहले, सारे क्वेश्चन करने हैं। और देखिए बात करते हैं वाटर के एग्जाम की, जो कि कांस्टेबल लेवल पे होता है, तो इसमें एडवांस मैथ नहीं आता है। एडवांस मैथ का आप हटा दीजिए, जो आपका नॉर्मल मैथ है अर्थमेटिक, आपको उसी पे ही काम करना है और बहुत अच्छे से काम करना है डेली। जैसे मैंने बताया रीजनिंग का, वैसे मैथ का खेल होता है। आप किसी टॉपिक को भी पकड़ते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं एक बारे में,
तो पूरे उसके क्वेश्चन कम से कम आप जब वो टॉपिक क्लियर हो जाता है तो कम से कम उसके जो भी पीछे बुक के पीछे क्वेश्चन रहते हैं उनको आप खुद बैठ के आपको ही सोल्व करने हैं। वो देखेंगे आप पहली बारी में आपने देखा कि बहुत कम क्वेश्चन सोल्व हुए, लेकिन जब सेकंड टाइम आप उसी टॉपिक को उठाएंगे तो उससे ज्यादा ही क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे जितना आपने पिछली बारी किया था। तो यानी कि मैं बताना चाहता हूँ रिपीटेशन, रिपीटेशन मेन होती है मैथ में। आप किसी भी टॉपिक को बार बार रिपीट करते रहते हैं ना, रिपीट करते रहते हैं, तो रिपीटेशन से आपका जो है मैथ जो है वो काफी इजी हो जाता है। आपका वो जो जो उसका फॉर्मूला होता है वो आपके माइंड में फिट बैठ जाता है, और जिसकी वजह से आप उस क्वेश्चन को पहली बार से जब आप सेकंड टाइम करने बैठेंगे तो काफी इजीली सोल्व कर देते हैं। तो यानी कि मैं चाहता हूं कि एक ही टॉपिक को 3-4 बारी आप क्लियर करते हुए चले ताकि आपका मैथ बिल्कुल इजी हो जाए। और जो चीजें आपको, जो टॉपिक भी आपको सबसे हार्ड लगता है मैथ में, आप कोई भी, हर सबका अलग अलग होगा ही, लेकिन जो भी सब्जेक्ट, सॉरी, जो भी मैथ का टॉपिक आपको हार्ड लगता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी टॉपिक को दे कि वो ही आपको सीखना है। ऐसे नहीं कि इसे छोड़ के चलते हैं, छोड़ना नहीं है, आपको आनी सारी चीजें चाहिए। बाकी एग्जाम में आए या नहीं आए वो दूसरी बात है, लेकिन आपको आनी हर चीज चाहिए, किसी भी चीज को छोड़ने के बारे में, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट 75 अबव नंबर का लेके चल रहे हैं हम, तो वो छोड़ने से नहीं होगा, वो आपको जो आपका डर है उसको फेस करने से ही होगा। ठीक है, तो आप हमेशा टॉपिक को क्लियर करिए, उसकी रिपीटेशन करिए, बार बार एक ही बुक को आप दोबारा भी कर सकते हैं। बुक के लिए मैंने आपको बता ही दिया, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, तो वो आप चीजें करिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो कि इंग्लिश जो इसमें पेपर में 40 नंबर की आती है। और इंग्लिश जैसे कि कभी कभी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, सर मैंने तो स्टार्टिंग ही जो अपनी स्कूलिंग की है वो गवर्नमेंट स्कूल से की है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं वो बहुत अच्छे पद पे नौकरी कर रहे हैं आजकल। तो इसको बात को आप अलग रखिए कि आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं तो आप इंग्लिश क्रैक नहीं कर सकते हैं। जो हमारी एग्जाम की इंग्लिश रहती है वो अलग रहती है, जो स्कूल की रहती है वो अलग रहती है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। एग्जाम लेवल की इंग्लिश हम अलग बुक से सीखते हैं। तो इसके लिए देखो, बुक तो मैंने आपको बताई, नीतू मैडम की बुक, ठीक है, इंग्लिश के लिए नो डाउट सबसे बेस्ट बुक नीतू मैडम की बुक है, आप उसे उठाइए। पहली बारी अगर आप बिगिनर हैं तो चीजें आपको समझने में काफी डिफिकल्टीज होंगी, एकदम से चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी उस बुक में। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसने नीतू मैडम की बुक पढ़ी हो तो उसके साथ बैठ के आप स्टडी करें, ठीक है, ताकि वो आपको चीजें बताता हुआ चले कि इस तरीके से ये होता है। और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, नीतू मैडम की क्लासेस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी। टॉपिक उठाए, नीतू मैडम को देखे और सीखे, ठीक है। और दूसरी चीज इसके साथ ही, जब आप सुबह उठते हैं तो देखिए इस एग्जाम में आप अगर, और दूसरी चीज ये है कि जब आप फ्रेंड सुबह उठते हैं तो देखो इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आपके पास है तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर रीड करें। और अगर न्यूज़पेपर आपके घर में नहीं आता है तो कोई नहीं, आप फोन से भी द हिंदू न्यूज़पेपर आपकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रीड करें। उस रीड करने का मतलब, चीजें चाहे आपके समझ में आए या नहीं आए वो दूसरी बात है, लेकिन उससे एक तो वोकैब आपकी अच्छी होती चली जाएगी, और उससे जब आप किसी भी वर्ड को बार बार देखेंगे, बार बार रीड करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, जिससे कि आपकी स्पेल यानी कि जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये एक चीज थी जो कि आपको सुबह आधा घंटा तो कम से कम न्यूज़पेपर रीडिंग को देना है। उसके बाद आप अपनी बुक करें, ठीक है। उसके बाद शायद वोकेबलरी, जो नीतू मैडम की बुक के पीछे जो वोकेबलरी दी हुई है वो बहुत अच्छी वोकेबलरी है। तो प्लीज आप डेली के कम से कम 10-10 वर्ड्स उस वोकेबलरी से याद करते हुए चले, ताकि आप एग्जाम तक बहुत अच्छा इंग्लिश आपकी कवर हो जाए। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ मेरी इंग्लिश भी, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरी इंग्लिश भी एक एवरेज स्टूडेंट भी जितनी नहीं थी, लेकिन नीतू मैडम की सिर्फ बुक पढ़ के आप यकीन नहीं मानेंगे, जहां मेरे मार्क्स 20% आते थे किसी भी एग्जाम में, तो 75% मेरे मार्क्स सीपीओ में थे आउट ऑफ 200, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स, और इंग्लिश का डर नहीं है। इंग्लिश को आप डेली इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, डेली न्यूज़पेपर रीड करें, मैडम की बुक रीड करें, वोकैबुलरी सोल्व करें, और पॉसिबिलिटीज होती है तो अपने फ्रेंड से उसके बारे में हेल्प भी ले सकते हैं जिसने नीतू मैडम के साथ, सॉरी, नीतू मैडम की बुक को पढ़ा है, ठीक है। नमस्कार फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट की। तो 5वें पॉइंट को हम रखते हैं ग्रुप डिस्कशन। यार एक दिन जैसे होता है ना कि हमने पूरे दिन में क्या किया है उसको रिपीट करना, तो देखिए ये जरूरी होता है। हमने जो आज पढ़ा है, स्पेशली जीके जो हमने पढ़ी है, उसको एक बार कल से या फिर वीकली आप समझे कि 6 दिन आपने जीके पढ़ी है जो, उसको 7वें दिन हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि न्यू हो,
यानी कि जो हमने 6 दिन में करा है 7वें दिन उसी को दोबारा रिपीट करना है। तो 7वां दिन हम रखते हैं वीक का रिपीटेशन का, यानी कि जो भी हमने जीके में सीखा है वो 7वें दिन रिपीट करेंगे। 7वें दिन रिपीट करने के बाद जो गलती आती है उसे अगले 14 डेज में रिपीट करेंगे। तो 7वें डे की स्ट्रेटजी हम ये रख के चलेंगे, जो भी होता है, जो भी टॉपिक सीखे हैं 6 दिन में, चाहे वो इंग्लिश के सीखे हो, जीके के सीखे हो या फिर मैथ के सीखे हो जिसमें आपको दिक्कत आ रही थी, वो 7वें दिन हम उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे बिल्कुल। ठीक है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन से। आपके अगर फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ते हैं तो ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं, स्पेशली जीके में, इंग्लिश में। तो ये जरूर करें। जब भी आप 6 दिन की स्टडी प्लान आप कर लेते हैं अपना पूरा, तो 7वें दिन का जो आपका काम होना चाहिए वो 6 दिन के बेसिस पे ही होना चाहिए। 7वें दिन आपको कुछ नया नहीं सीखना है, जो 6 दिन आपने सीखा है उसको ही 7वें दिन आपको रिपीट करना है। तो ये मास्टर स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका स्कोर अगर नहीं हो रहा अच्छा, तो धीरे धीरे 2-3 महीने में, इन सब चीजों को मैंने जेन्युइनली बताया, ये कोई मैंने बातें आपको हवा में नहीं बोली है, ये जो चीजें मैंने खुद अपनी लाइफ में सीखी है वो चीजें मैंने आपको बताई हैं और इनका फायदा 110% मिला है। तो दोस्तों मैं आपके साथ वही चीज शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं भी आप जैसे ही लड़कों में से निकला हुआ हूं। तो प्लीज यही चीजें आप अपनी लाइफ में फोकस कीजिए। देखना, आप 110% में गारंटी देता हूं, अगर आपने ये चीजें 2 से 3 महीने में की तो आज आप एक टेस्ट पेपर सोल्व करके देख लेना और 2 से 3 महीने बाद वही टेस्ट पेपर सोल्व करके देख लेना, आपके मार्क्स का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, तो आपकी तैयारी पता चल जाएगी। और तो ये सारी मास्टर स्ट्रेटजीज थी फ्रेंड जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप ये आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और आप खुद देखेंगे कि आपकी जो स्टडी है वो काफी इंप्रूव हो गई है। और कभी भी देखो, कभी भी लाइफ में निराश नहीं होना है। किसी भी एग्जाम को लेकर हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं और हमारी मेहनत भी उस कदर होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे हम 1-2 नंबर से उस पेपर में रह जाते हैं तो हम काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो। अगर आपके लिए एक रास्ता बंद होता है तो भगवान 10 रास्ते आपके खोलता है, अगर आपकी नीयत और मेहनत अच्छी थी तो प्लीज कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो, अपने आप को पॉजिटिव लेके चले। हाँ, जो मिलता है सही मिलता है, किस्मत आपकी है और किस्मत से ज्यादा आपकी मेहनत है, तो मेहनत पे अपनी भरोसा करते हुए चले। किस्मत में जो नहीं लिखा होगा वो भी भगवान आपको देगा, वो किसी के साथ ना इंसाफ नहीं करता। तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना। और हमेशा की तरह मैं बोलता हूं कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, ये मेरा इंस्टाग्राम है। तो प्लीज किसी भी तरीके की आपको अगर नॉलेज चाहिए होती तो मुझे डीएम कर सकते हैं आप। कोशिश करूंगा मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने का। इसी के साथ हमेशा की तरह यही बोलूंगा, जय हिंद, जय भारत, और अब की बारी आपकी बारी।